हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की जो अभी आंसर किया है उसकी क्वेश्चन। देखो, आप कहोगे मैम डीएसएसबी में आप आरआरबी एनटीपीसी क्यों करवा रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो एएसओ और दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल डीएसएसबी के पैटर्न पर हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा है अलजेब्रा के क्वेश्चन, तो वो आप स्किप कर सकते हो और उनको भी प्रैक्टिस करके जाने में कोई हर्ज नहीं है। डीएसएसबी ने ऐसे कोई उसमें पैटर्न तो बताया नहीं है कि अलजेब्रा आएगा या नहीं आएगा, तो पूछने को तो पूछ सकता है। हाँ ठीक है, अगर आपको स्किप करने का मन है तो आप स्किप कर देना, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस एज इट इज़ डीएसएसबी के पैटर्न पे, राइट। तो ये आपके एएसओ और दास ग्रेड 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया निकालना है, उसका डबल कर दोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। द साइड ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इन द रेशियो 4:5:6 एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर। देखो, पेरीमीटर है 90, तो आप साइड्स मान लो 4x, 5x और 6x। इन तीनों का एडिशन कितना होगा? 90। 5 4 9, 9 और 6 15, 15x बराबर है 90। x की वैल्यू आ गई 15 6 ज़ा 90, एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो साइड्स कितनी हुई? 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, और एस कितना हो गया? सेमी पेरीमीटर 45। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट में 45। 45 माइनस 24, 5 में से 4 गए 1, 21। एस माइनस बी 15, एस माइनस सी 15 9, है ना। तो अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 45 को क्या लिख सकती हूँ? 9 इंटू 5। 27 को क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 7। 15 को क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 5। और 9 को 9 ही लिख देते हैं। तो ये 2 9 है, रूट से 1 बाहर। ये 2 5 है, रूट से 1 बाहर। 2 3 है, रूट से 1 बाहर। अंडर रूट में क्या बचा? 7। 7 की वैल्यू बोलिए 2.6। तो ये हो गया। हमें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना था ना, तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू में 5 इंटू में रूट 2.6। तो 5 टू द 10 हो गया। ये हो गया 10 इंटू में 27 इंटू में 2.6। तो देखो 27 इंटू 26 हो गया ना, ये पॉइंट से और 10 कैंसिल हो गया। 27 का स्क्वायर आपको पता है 529 होता है, सॉरी 729 होता है। मैंने जो बोला 529 वो किसका स्क्वायर होता है? 23 का। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। तो ये उससे थोड़ा सा कम होगा, तो 729 माइनस 27 आंसर है ना। 26 को मैंने क्या लिख लिया? 27 माइनस 1। तो 9 में से 7 गया 2, 702। 702 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, 20% ऑफ अ नंबर 20% ऑफ x is more than 20% of 620, 20% of 620 by 210, यही है। तो 20% का मतलब क्या है? 1/5। x बाय 5 माइनस 620 बाय 5 इज इक्वल्स टू 210। तो 5 एलसीएम ले लो। x माइनस 620 इज इक्वल्स टू 0 का 0, 5 × 5 5 टू द 10। 620 इधर प्लस में आ गया, 1050 प्लस 620 कितना आया? 0 का 0, 5 2 7, 1670। 1670 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल डीएसएसबी के पैटर्न पे हैं या नहीं ये क्वेश्चंस। ये वाला देखिए, डीएसएसबी अभी तक यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार ही। आनंद हैज ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Anil and Ashok, and asks them to invest their respective shares at compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that Anil's investment amounts to same value after 15 years as Ashok's investment after 16 years, है ना। इसने अनिल का इन्वेस्टमेंट कितना है? 15 साल के लिए। अशोक का कितना है? 16 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। हाउ मच डिड आनंद गिव टू अशोक? तो हम मान लेते हैं अशोक को दिया उसने x, तो अनिल को कितना हो गया? 1407
1407 माइनस एक्स। ठीक है, और अनिल के पास पैसा कितने साल के लिए? 15 ईयर्स। और आनंद के पास कितने साल के लिए? 16 ईयर्स। आनंद नहीं, सॉरी, अशोक। ठीक है, तो बस आप निकालो अमाउंट क्या होता है। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। यही होता है अमाउंट का फार्मूला बस। तो दोनों का अमाउंट सेम है। पहले हम अशोक के लिए लिख देते हैं एक्स इंटू में 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर कितने साल के लिए? 16 बराबर है 1407 माइनस एक्स, ये प्रिंसिपल है ना इसका, इंटू में 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर 15। ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस, पावर माइनस हो जाएगी ना, डिवाइड में आएगा, तो 1 प्लस 10 बाय 100 बराबर है 1407 माइनस एक्स बाय एक्स। तो ये हो गया 11 बाय 10 इज इक्वल्स टू 1407 बाई एक्स माइनस वन आके इधर प्लस में हो गया, तो 11 बाई 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1407 बाई एक्स। एलसीएम ले लो, 11 10 1 ज़ा 10 और 11 21 बाई 10 इज इक्वल्स टू 1407 बाई एक्स। 7 से काटो, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 0 7 1 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। एक्स की वैल्यू आ गई 670। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 670. 670 is the right answer. Question number 4. The average of 13 number is 8. If each number is multiplied by 7, then what will be the new average? तो अगर हर एक नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू एवरेज भी तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 7 56, 56 is the right answer. Question number 5. If y minus 12 is equals to 4 root 5, then find the value of y minus y minus 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 अपन में y माइनस 3। इसको ना आप x ले लो, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y माइनस 3 माइनस 1 अपन में अंडर रूट में y माइनस 3। हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर है, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर मतलब y माइनस 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन में y माइनस 3 माइनस 2ab, ये कट जाएगा तो 2 हो गया, राइट। ये 2 हो गया, और यहाँ से हमें y माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये 12 है तो माइनस 9 लिखूँगी, इजिकल्स टू 4 रूट 5। तो y माइनस 3 इजिकल्स टू 9 प्लस 4 रूट 5। देखो इसको ऐसे कर सकती हूँ मैं, 4 रूट 5 को 2 इंटू में 2 इंटू रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 होता है ना। रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 को रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रूट 5, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट 5 प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, रूट 5 प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो और इजी हो गया, ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो। x इज इक्वल्स टू रूट में y माइनस 3 क्या है? रूट 5 प्लस रूट 2, सॉरी रूट 2 नहीं, प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो रूट कैंसिल हो गया ये वाला स्क्वायर रूट से, तो हो गया रूट 5 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन में रूट 5 प्लस 2। एलसीएम ले लो, रूट 5 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 5 प्लस 4, ये तो यही आ जाएगा ना, 9 प्लस 4 रूट 5, सीधा सीधा लिख दो, 9 प्लस 4 रूट 5 माइनस 1 अपॉन में रूट 5 प्लस 2। अब रैशनलाइज कर देंगे, 9 प्लस 4 रूट 5, ये हो गया 8 प्लस 4 रूट 5 अपॉन में रूट 5 प्लस 2, 4 कॉमन आ रहा है, बचा कितना? रूट 5, और 4 यहाँ से कॉमन आ गया तो 2 अपॉन में रूट 5 प्लस 2, कट गया, आंसर आ गया 4। 4 इज़ द राइट आंसर। समझ आया? बहुत इजी था। अगर आपको ये समझ आ गया, ये करना आ गया, तो इसका मतलब अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट।
Question number 6. Girish scored 572 marks in an examination and was 30 marks short of 28% of maximum marks. देखो गिरीश ने कितने मार्क्स स्कोर किए 572 और वो मैक्सिमम मार्क्स का 28%, मतलब मैक्सिमम उसके जो ये 572 है वो 28% भी नहीं है। कितना कम है अभी भी उसमें 30। तो 572 में अगर मैं 30 जोड़ दूँ तो वो 28% के बराबर हो जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स के। तो ये हो गया 602 बराबर है 28%। तो आपसे पूछे 473 कितने परसेंट के बराबर होगा। 473 बराबर है 28/602 इंटू में 473। तो ये 7 के टेबल में जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 7 1 7 8 ज़ा 56 बचा 4, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, फिर 4 के टेबल में तो नहीं आएगा। 2 के 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अगर आप देखो 43 10 ज़ा 430, उसमें 43 और ऐड कर दो। 473 आ रहा है, इसका मतलब 43 के टेबल में 473 आता है 11 पे। कितना आंसर आ गया 11 2 ज़ा 22%। 22% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. Two taps can fill a cistern in 4 hours and 38 hours respectively. A third tap can empty it in 38 hours. देखो आज ही हमने टाइम एंड वर्क वाले में ये सेम क्वेश्चन करे। दो टैप्स हैं वो 4 घंटे लेते हैं और बी वाला है वो 38 आवर्स लेता है। तो ये 38 से 38 तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा ना। तो बचा कौन सा बेचारा अकेला 4 वाला। How long will it take to fill 1/4 of the empty cistern if all of them are open together? तो ये बी सी वाले को ले लो -38। एलसीएम आया 38 इंटू 4 ले लो एलसीएम, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे आ गया 38, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया -4। इफेक्टिवली तीनों कितना काम कर रहे हैं 38 यूनिट्स। इफेक्टिवली कितना काम हो रहा है 4 से 4 कट जाएगा 38 यूनिट्स। तो हाउ मच विल इट टेक टू फिल 1/4। तो 1/4 मतलब 38 इंटू में 4 इंटू में 1/4 और 38 यूनिट काम होता है 1 घंटे में। तो 38 से डिवाइड कर दो 1 इज़ द राइट आंसर। अगर सबको साथ खोल दिया जाता है तो 1 घंटे में 1/4 पानी भर जाएगा। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 8. इफ द मीडियन ऑफ डेटा इज 61.54 लेस देन इट्स मोड, देन द मीडियन ऑफ द डेटा एक्सीड्स इट्स मीन बाय। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन इनके बीच में। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 median minus 2 mean. If mode is 61.54 less, if median is 61.54 less than its mode. मोड अगर हम x ले लें तो मीडियन कितना हो गया x माइनस 61.54। देन द मीडियन ऑफ द डेटा एक्सीड्स इट्स मीन बाय। तो आपको ये बताना है मीडियन द मीडियन ऑफ द डेटा एक्सीड्स इट्स मीन से कितना ज़्यादा है। तो आपको क्या निकालना है मीडियन माइनस मीन निकालना है। ठीक है, मीडियन माइनस मीन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मोड की जगह x, मीडियन की जगह 3 इंटू में x माइनस 61.54 माइनस 2, मीन को ले लेते हैं y और हमें क्या निकालना है x माइनस वाई। क्या ये बात समझ आ रही है। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 का 1, 5 2 ज़ा 15, 16 का 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 6 3 ज़ा 18 माइनस 2y। ये 184.63 इधर प्लस में आ गया, x इधर माइनस में गया तो 3x माइनस एक्स कितना हो गया 2x माइनस 2y। 2 कॉमन ले लो 184.62 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। राइट, कितना आ गया ये x माइनस वाई तो चाहिए था हमें। हमसे क्या पूछा था मीडियन माइनस मीन। तो मीडियन माइनस हमसे क्या पूछा है देन द मीडियन ऑफ द डेटा एक्सीड्स इट्स मीन बाय। तो हमसे पूछे हैं x माइनस 61.54 माइनस वाई, है ना। तो कोई बात नहीं, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से 61.54 और माइनस कर देंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4,
0.1 92.1 आ रहा है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है 61.4 61.54 10 में से 4 गया 6 0 में से 5 गया 5 10 में से 1 गया 9 8 में से 6 गया 2 29.50 92.1 है ना। तो 10 में से 5 गया 5। देखिए ये मैंने गलती से 1.1 लिख दिया था, 92.1 है। 10 में से 4 गया 6 10 में से 5 गया 5 1 में से 1 गया 0 9 में से 6 गया 3 तो 30.56 आ रहे हैं। उसके आसपास कौन सा आंसर है ये, यही आंसर है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 9, a train traveling at 60 km per hour crosses another train traveling in the opposite direction at 84 km per hour in 30 seconds. What is the combined length of both the train? देखिए आपसे अपोजिट डायरेक्शन दिया है तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई, दोनों का समेशन 60 + 84 144। ठीक है, टाइम आपको दिया है 30 सेकेंड्स, लेकिन ये 144 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है। इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 144 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये मैंने आपको समझाया हुआ 5/18 कहाँ से आया। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, दोनों की कंबाइंड लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 144 इंटू में 5/18 इंटू में टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो बस अब मल्टीप्लाई कर दो। 18 × 1 = 18, 18 के टेबल में 144 किस पे आता है, 18 8 से 144, 8 5 = 40 इंटू में 30 1200 1200 इज द राइट आंसर। Question number 10. A boat can row 36 km downstream in the same time as it takes to row 24 km upstream. If the speed of the stream is 3 km per hour, what is the speed of the boat in still water? देखो एक बोट है जो 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, उतने ही टाइम में वो अपस्ट्रीम जाती है 24 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ बोट मान लिया हमने x, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x + 3, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x - 3। अब टाइम सेम लग रहा है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 36, डाउन स्ट्रीम में टाइम स्पीड है x + 3, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है 24, स्पीड है x - 3, और दोनों बराबर होंगे क्योंकि टाइम जो है वो सेम लग रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 = 20, 4 6 = 24, 4 9 = 36, 12 से कटा था 12 3 = 36, सीधा काट देना, कोई बात नहीं। 3 3 = 9, 3 2 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3x - 9 बराबर है 2x + 6, तो x बराबर है 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15, 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a tar stands vertically on the ground from a point on the ground which is 28.6। देखो ये एक टार है और एक ये पॉइंट है जो कि 28.6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 45 डिग्री। थीटा यहाँ पे है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टार, ये हमें निकालना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी। tan थीटा 45, tan 45 कितना होता है 1। अगर आपको ये वैल्यूज पता है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ए बी अपॉन में बी से कितना है 28.6, तो ये भी 28.6 हो गया है ना, मल्टीप्लाई में आया तो 28.6। क्वेश्चन नंबर 12, द मीन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 81 35। हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, देखो एक तो ये तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसके सम से डिवाइड कर दें, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हम इसमें एक नंबर ले लेते हैं ऑप्शन में से, जैसे मैं 60 ले लेती हूँ, उसको ए मान लेते हैं। ये xi 81 35 73 और है 56, a - xi - a,
एक्स आई माइनस ए हमने क्या लिया है 60, ठीक है। तो 81 माइनस 60 कितना हुआ 21, 35 माइनस 60 कितना हुआ -25, 73 माइनस 60 कितना हुआ 13, 56 माइनस 60 कितना हुआ -4, ठीक है। तो इसको हम बोल लेते हैं डी आई। अब हम एफ आई कितना है 15, 4, 3 और 16, डी आई एफ आई निकालते हैं 21 इंटू 15, 51 वन द 15 का 5 यहाँ, 15 टू द 30 और 1 31, 25 फोर द -100 क्योंकि आगे माइनस था, 13 3 द 39, 16 फोर द 64। तो ये हो गया प्लस वालों को प्लस कर लो, 9 और 5 14 का 1, तो वैसे इन दोनों का माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया 215 और ये हो गया 14 में से 9 गया 5 और 5 में से 3 गया 2 -25। तो इफेक्टिव सम आ गया 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9, 190, ठीक है। डी आई एफ आई आ गया 190। तो मीन क्या होता है, मीन इज टू ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए कितना है 60 प्लस 190 अपॉन में सिग्मा एफ आई, 4 3 7 15 और 7 22, 22 और 6 28 और 10 38, ये है 38, 6 3 9 9 4 6 3 9 9 और 4 13 13 5 18 का 1 बिल्कुल 38, 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा मीन कितना आ गया 65, 65 इज़ द राइट आंसर। समझ आया? नहीं आया तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, हमने जो मीन का पढ़ा है, मैंने मीन का मेथड लगाया, मैंने और कोई ड्रामा इसमें नहीं किया है। बस ये थोड़ा सा इजी हो गया, जैसे प्लस माइनस आया तो कैलकुलेशन इजी हो गई। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 13, what is the maximum value that must be assigned to a so that the 8 digit number is divisible by 4? a की क्या वैल्यू होनी चाहिए? देखो a की 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, वो हो रहे हैं। तब a की जगह आप कुछ भी रख दो, ये नंबर हमेशा जो है वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, वो आएगी 9। तो 9 इज द राइट आंसर, बिना सोचे समझे। क्वेश्चन नंबर 14, इवेल्युएट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड -9 माइनस -56 डिवाइडेड बाय -14 प्लस -4 इंटू में 7। तो 14 4 ज़ा 56, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -9 -4 प्लस, आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, -28। तो ये भी हो गया प्लस माइनस माइनस -9 -4 -28, कितना हो गया 9 और 4 13, 13 और 28, 8 3 11 का 1 2 3 4 -41 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, three friends XYZ started a business by investing a sum of money in the ratio 4:2:5. After 6 months, X withdraws half of the capital. If the sum invested by Z is 23,000, then out of the total annual profit of 37,000, what is the difference between X and Y's profit? देखो 3 फ्रेंड्स है, उनका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है 4:2:5। उन्होंने बोला है इफ़ द सम इन्वेस्टेड बाय जेड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो 5 जो है वो 23,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमें 5 से क्या लेना देना, हमें तो रेशो ही चाहिए ना। तो हम ऐसा इसको नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं उन्होंने कैपिटल लगाई थी 40 20 और 50, ठीक है, 40 20 और 50 कैपिटल लगाई थी, क्योंकि हमें तो रेशो चाहिए ना, हमें पूरी पूरी वैल्यू तो चाहिए ही नहीं। तो इसको प्रॉफिट मिलेगा 40 पर 6 महीने के लिए, फिर इसने आधी कैपिटल निकालनी, तो बची कितने 20, 6 महीने के लिए, रेशो 20 पे पूरे 12 महीने के लिए, 50 पे भी पूरे। तो अगर हम 20 ये 0 भी ना भी लेना तो भी हो जाएगा, क्योंकि हाफ करना तो ईजी है ना। देखो 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 रेशो 2 इंटू 12 रेशो 5 इंटू 12, 6 कॉमन ले लो, ये 4 + 2 6 हो गया, रेशो 2 इंटू 12 रेशो 5 इंटू 12, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, फिर 2 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 3:2:5।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया 3:2:5। उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है 37,000 का। तो डिफरेंस कितना है एक्स और वाई के बीच में 1 का 1 अपॉन में 3, तो 5 5 और 5 10, 3,700 3,700 इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एट प्रेजेंट शरद इज 3 times एज ओल्ड हैज हिज सन एंड हिज डॉटर इज 3 years younger than सन। तो इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ दीज पीपल 3 years ago was 63, देन शरद प्रेजेंट एजेस। देखो हमने मान लिया शरद इज 3 times एज ओल्ड हैज हिज सन, तो सन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, हमें शरद की मिल जाएगी। सन की एक्स ले ली, शरद 3x, शरद 3x और डॉटर x -3। देखो आज से 3 साल पहले इन तीनों की एज 3 साल कम थी, तो सम 63 है। उसको अगर हमें प्रेजेंट करना है तो 3 3 3 जमा 9 कर दो, एक ही बात है। या इनमें से 3 3 घटाओ या उसमें जमा 9 कर दो, एक ही बात है। तो अब प्रेजेंट में उनकी एज का सम कितना हो जाएगा 71, ठीक 72 सॉरी 72। तो x प्लस 3x प्लस x -3 बराबर है 72। तो ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 75। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। x की वैल्यू आ गई 15, लेकिन हमसे x की नहीं पूछा, हमसे पूछा शरद की एज। शरद की एज है 3x, तो 13 5 ज़ा सॉरी 15 3 ज़ा 45। क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द एरिया फॉर रेगुलर हेक्सागन। आपको मैंने बताया था रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4a², तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो बस। √3/4 इंटू में 14 इंटू 14 इंटू 3 इंटू में 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। आंसर आया 7 7 ज़ा 14, 9 इंटू में 6 3 ज़ा 18 √3, है ना। तो 49 को ऐसे ले ले 50 -1 इंटू में 18 √3, तो बस 18 5 ज़ा 90, 900 -18 कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 882 √3। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 6/15 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस हितेश इनकर्स अ लॉस ऑफ 28%। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB ऐसे ही पूछ रहा है। अब इफ ही सेल्स एट 89% ऑफ इट्स एक्चुअल प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 6/15 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस हितेश इनकर्स अ लॉस ऑफ 28%। देखो एक्चुअल सेलिंग प्राइस मान लो आप 15 है, SP एक्चुअल, और उसने बेचा कितने पे, SP जो है उसने बेचा 6 पर, तो उसको लॉस कितने का हुआ 28% का। लॉस कितने का हुआ 28% का। इसका मतलब उसको मिला कितना अपने CP का 72%। तो इसका मतलब 72% ऑफ CP इज इक्वल्स टू 6। तो CP इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 72 इंटू में 100। इसमें कोई डाउट। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 25 ज़ा 100। आंसर आ गया 25/3। ठीक है, ये हो गया आपका CP। इफ़ ही सेल्स इट एट 89% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो SP कितना है अब 89% ऑफ 15, तो SP/CP का रेशो निकाल लो। SP/CP इज इक्वल्स टू 89/100 इंटू में 15 अपॉन में 25 इंटू में 3। ठीक है ना, SP/CP का रेशो निकाल लेते हैं। रेशो क्यों निकालना, ताकि हमें पता चल जाए कितना SP ज़्यादा है या कितना कम है। तो काटते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो ये आया 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 का 1 यहाँ 8 यहाँ, 9 8 ज़ा 72 और 8 800 और यहाँ पे आ गया 500। ठीक है, 89 इंटू 9 क्या है हमने 9 9 ज़ा 81 का 8 यहाँ, 8 9 ज़ा 72 और 8 80। ठीक है, तो बस CP है 500, तो SP है 801। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 301 का। किस पर
500 पर गुना में 100%, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 6 30, ना जाने के 0, 60.2 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 19, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो, कॉमन वर्ड से हमें एक चीज़ समझ आनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट याद आ रहा है, 10th क्लास में पढ़ा था, b² माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होता है। इसका मतलब b² बराबर हो गया 4ac। ये b, ये a, ये c क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये a इंटू में 8x² प्लस 4 प्लस bx प्लस 4x² माइनस 8 बराबर है 0। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये हो गया 8a x² प्लस 4a प्लस bx प्लस 4x² माइनस 8 बराबर है 0। तो ये हो गया 8a प्लस 4x², x² वाला एक साथ कर लिया, x वाला एक साथ और बिना x वाला एक साथ। अब इसमें जो x का कॉफिशिएंट है, मतलब x के साथ वाला, वो है b, x² के साथ वाला है a और बिना x वाला है c। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 3 to the 6 ax² प्लस 3a प्लस kx प्लस 3x² माइनस 6 बराबर है 0। तो ये हो गया 6a प्लस 3x² प्लस kx प्लस 3a माइनस 6 बराबर है 0। तो यहाँ पर है b² इज इक्वल्स टू 4ac, मतलब b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 8a प्लस 4 और 4a माइनस 8। 4 इंटू में यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी, तो 4 4 द 16 कॉमन ले लिया, 2a प्लस 1 और यहाँ से a माइनस 4। 16 4 द 64 इंटू में 2a प्लस 1 और है a माइनस 4 और यहाँ से हमने ले लिया k² बराबर है 4ac। 4 इंटू में 4 3 12, 12 3 36, यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया। नहीं समझ आ रहा तो देखो 4 इंटू में 6a प्लस 3 और 3a माइनस 6। तो 4 इंटू में यहाँ से 3 3 कॉमन आ गया, 9 हो गया, 9 4 36 और ये हो गया 2a प्लस 1 और a माइनस 4 कॉमन आया तो 2 बचा ना, a माइनस 2। अब हम लिखते हैं 16, क्या बोला उन्होंने, 9b² माइनस 16k²। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया 64 इंटू में 9 2a प्लस 1 और a माइनस 2 माइनस 16 इंटू में 36 2a प्लस 1 और है a माइनस 2। अब एक बात ध्यान से देखो, 64 इंटू 9 और 16 इंटू 36 सेम तो नहीं है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? इसको 9 इंटू 4 लिख सकती हूँ, 4 इधर देते हो, 16 4 द 64 और इंटू में 9, तो ये भी 64 इंटू 9 है, ये भी 64 इंटू 9 है, बाकी तो सेम ही है। इसका मतलब ये माइनस हो गया, क्या हो गया? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। 0 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ a रेशो b इज 2:3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये भी रेशो में ही है ना, तो आप a की जगह 2 लगा दोगे, b की जगह 3 लगा दोगे। 7 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 2 इंटू b का क्यूब 27 अपॉन में 27 माइनस 8। 8 7 ज़ा 56 माइनस 27 2 ज़ा 54। 27 में से 8 गया 19, ये हो गया 2/19, 2:19 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इन ट्राइंगल PQR एंगल QOR इज 130 डिग्री वेयर O इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इन सेंटर का क्या मतलब है? देखो ये ट्राइंगल है, मतलब एक ट्राइंगल जिसकी एक सर्कल जो तीनों साइड्स से टच कर रही है। थोड़ा सा बड़ा बन गया इसको ऐसे, ठीक है, अब सही है ये थोड़ा सा। ये इसका सेंटर है O, एंगल ये PQR, एंगल QOR is 130 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल QOR
पी आर। देखो, हमें पता होना चाहिए इन सेंटर के बारे में। जो इन सेंटर होता है उसके केस में क्या होता है, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर। अगर आपको ये चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं आपको समझा सकती हूँ। देखो, जो इन सेंटर होता है वो इस एंगल को हाफ में डिवाइड करता है। अगर ये पूरा एंगल 2x है तो ये इतना सा x हुआ, अगर ये पूरा एंगल 2y है तो इतना सा y हुआ। ठीक है, समझ आई ये बात। आपको पता है 2x प्लस 2y प्लस एंगल p इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल p। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल p बाय 2। इतना समझ आ गया। अब आपको पता है इन ट्राइंगल क्यू ओ आर एक्स प्लस वाई प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर है 180 माइनस 130। ठीक है, या फिर आप इसको अभी 130 मत लिखो, इसको आप एंगल क्यू ओ आर ई लिखो, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला डिराइव करना है ना, एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, तो ये हो गया 180 माइनस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल पी बाय 2। समझ आया। एंगल क्यू ओ आर इधर आ गया और ये पूरा उठ के इधर आ गया। तो 180 माइनस 90 प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू प्लस एंगल पी बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, तो 180 माइनस 90 कितना हुआ, 90 प्लस एंगल पी बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर। ये फार्मूला हमने लिखा है। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ से आया बस। क्लियर। तो हमें क्या दिया, एंगल क्यू ओ आर दिया कितना, 130 इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर। तो 190 इधर माइनस में आया, ये कितना हो गया 40 इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। 42 द 80 डिग्री इज द राइट आंसर। Question number 22. Three printing machines PQR, when each is working alone, can print 1 lakh books in respectively 8 hours, 16 hours and 24 hours. ये P है, ये Q है, ये R है। ये 8 घंटे में, मतलब काम तो एक ही है ना, 1 लाख बुक्स का मतलब एक जैसा काम है। ये उसको 8 घंटे में कर सकते हैं, ये 16 और ये 24। दिस प्रिंटिंग मशीन बुक्स इन टर्न ऑफ 1 आवर ईच स्टार्टिंग विथ पी। मतलब अब ये एक एक घंटे काम कर रही हैं। तो पहले आप इनकी एफिशिएंसी निकालो। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं, 1 लाख बुक्स को नहीं मानेंगे, टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लेते हैं, 1, 2 और 3। तो एलसीएम आ गया 8 6 48, यहाँ पे 6 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। तो मतलब जो ये 1 घंटे में 6 यूनिट काम कर रहा है, ये 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है और ये आर जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है। ये बात समझ आई। दिस मशीन प्रिंट बुक्स इन टर्न ऑफ 1 आवर ईच, मतलब 3 घंटे में कितनी बुक्स प्रिंट हो रही हैं, 6 और 3 9 और 2 11, 11 यूनिट काम हो रहा है 3 घंटे में। ठीक है। हाउएवर आफ्टर अ टोटल ऑफ 9 आवर्स पी स्टॉप फंक्शनिंग बट क्यू एंड आर कंटिन्यू टू वर्क। 9 घंटे बाद after a total of 9 hours, P stopped functioning but Q and R continue work alternatively for an hour each, with Q working during the 10th hour till printing of all the 1 lakh book is completed. In how many hours in all did machine Q and R complete the printing the remaining books? देखो अब क्या है, 9 घंटे तक तो काम किया, मतलब 3 hours इंटू में 3, तो 11 इंटू 3 यूनिट्स, 9 आवर्स हो गया, 33 यूनिट्स का काम हमारा हो चुका है। अब 10वें यूनिट पे कौन आएगा, क्यू है ना। क्यू कितना काम करता है, 3 यूनिट प्लस 1। क्यू ने कितना काम करा, 3 यूनिट। फिर आएगा आर प्लस 1, 2 यूनिट।
मतलब अब कितना काम बचा है, अब समझिए कितना काम बचा है। 48 माइनस 33, 48 माइनस 33 कितना हो गया, 15 यूनिट काम बचा है। ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो 2 घंटे में 5 यूनिट, तो 15 यूनिट करने में कितनी देर लगेगी, 6 घंटे। 5 सीधा 15 होते ना, 15 यूनिट काम बचा है हमारा, 6 घंटे। समझ आए, 6 आवर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, देयर आर 78 मेंबर्स इन अ ग्रुप ए। देखो ये ए है, इसमें 78 मेंबर्स हैं, बी है इसमें 22 मेंबर्स हैं, और सी है इसमें 34 मेंबर्स हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वेंट टू अ रेस्टोरेंट, द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन ईच मेंबर ऑफ ग्रुप ए बी एंड सी आर। यहाँ पर 136 का एवरेजली खर्चा हुआ है, यहाँ पर 383 का, यहाँ पे 457 का। अब आपसे पूछे पूरे ग्रुप के लिए एवरेज कितने हैं, तो पहले देखो लोग कितने हैं, ये 23 लिख दिया मैंने गलती से, 22 है। तो 78 प्लस 22 100 हो गया, 100 प्लस 34 134 लोग हैं। एक तो तरीका ये है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उनको ऐड करो और 134 से डिवाइड कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो सबसे कम वाला होता है ना उतना एवरेज तो मान ही लो, 136 तो एवरेज है ही है। अब यहाँ पर कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है देख लेते हैं, 136 माइनस करो, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 247 है ना। 247 का खर्चा ज़्यादा हुआ है, कितने लोगों पर, 22 लोगों पर। ऐसे यहाँ पर 136 माइनस करो, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 321 का खर्चा ज़्यादा हुआ है, कितने लोगों पर, 34। ये जो ज़्यादा खर्चा हुआ है ये सब में बराबर बांट दो, सिंपल, डिवाइडेड बाय 134। ठीक है, तो जितना भी आएगा 136 तो सबके पास था ही, उतना और सबको दे देंगे, तो पूरे ग्रुप का एवरेज खर्चा हमें पता चल जाएगा। समझ आया, 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 2 कॉमन ले लो, ये हो गया 247 इंटू में 11 प्लस 321 इंटू में 17 अपॉन में 134, 2 6 12 और 2 7 14। क्या 67 के टेबल में 247 आता है क्या, इनके बीच में हम गैप देख लेते हैं, 321 और 247 के बीच में गैप देख लेते हैं। 11 में से 7 गया 4, और 11 में से 7 गया 4, 11 में से 4 गया 7, 74 आ रहा है, 67 नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व भी करना पड़ेगा। 247 इंटू 11 कितना होता है, ये मैं हटा दे रही हूँ, हटाती नहीं हूँ, क्या करते हैं इसको थोड़ा छोटा करके साइड में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में कर दिया हमने छोटा करके। अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 7 आपको पता है ना, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का 7, 7 4 11 का 1, 4 2 6 और 1 7, 2 का 2, है ना। फिर 321 और 17, 7 1 7, 7 2 14 का 1, 7 3 21, 22 0, 1 1 1, 2 1 2, 3 1 3, 7 4 और 1 5, 2 और 2 4, 3 2 5, 5 4 5 7, 7 7 14 का 1, 5 6 7, 7 4 11 का 1, 5 6 7 और 1 8, 8 1 7 4 को आप डिवाइड करो 67 से, 67 1 67, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और 7 में से 6 गया 1 147, 67 2 7 2 14 का 1, 6 2 12 13, बचा कितना, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 1 134, तो फिर 67 2 134। तो अब हमारे को सबको कितना देना है, मतलब अब सबके पास 122 और आ जाएगा। 136 पहले था, 122 और आ गया, 6 2 8 3 2 5, 258 हो गया। एवरेज कितना हो गया, 258। क्वेश्चन नंबर 24, देयर इज अ वुडन ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड इज 8 मीटर लॉन्ग। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सिलेंडर विद द डायमीटर ऑफ 1। देखो नीचे का जो ब्लॉक है वो कितना है, 8 इंटू 8 का। यहाँ पे हमें सिलेंडर निकालना है जिसका डायमीटर है 1। डायमीटर 1 होने का क्या मतलब है, वो यहाँ से भी 1 लेकर यहाँ से भी, इतने में एक सिलेंडर आ जाएगा, है ना। मतलब 1/1 के एरिया में एक सिलेंडर खड़ा हो जाएगा। तो नीचे का बेस का एरिया कितना है, 8/8, 8 इंटू 8, और एक सिलेंडर कितने में आ रहा है, 1 इंटू 1 में।
तो 1 इंटू 1 से डिवाइड कर दो, तो नीचे कितने सिलेंडर आ जाएंगे 64। ठीक है, नीचे कितने सिलेंडर आ जाएंगे 64। लेकिन अब आप देखिए हाइट कितनी है 8, और यहाँ पर हमारे सिलेंडर की हाइट कितनी है 4, तो 2 लेयर में सिलेंडर आ जाएंगे ना, एक लेयर नीचे से और एक बिल्कुल उसके ऊपर से। तो टोटल कितने सिलेंडर हो जाएंगे 64 इंटू में 2, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 128 सिलेंडर्स हो गए। समझ आया। अब हमारे पास सिलेंडर तो आ गए 128 सिलेंडर आ गए। ठीक है, 128 सिलेंडर आ चुके हैं हमारे पास। अब क्या करना है, हमें उनको पेंट करना है पूरा। तो 128 सिलेंडर पेंट के लिए फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में हाफ प्लस हाइट कितनी है 4, और पेंट करने का चार्ज कितना है 14 रुपीज़, है ना। 7 2 ज़ा 14 से 14 कट गया। अब बस मल्टीप्लाई कर देते हैं 128 इंटू में 2 इंटू में 22 इंटू में 4 2 ज़ा 8 और 1 9/2, 2 से 2 कट गया। आंसर आया हमारा 128 इंटू में 22 इंटू में 9। अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से देख लो। 8 2 ज़ा 16 का 6, 9 6 ज़ा 54, जहाँ पर 4 आ रहा है वही आंसर है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ टू नंबर इज 56। तो दो नंबर मान लो a प्लस बी, ये है 56, a माइनस बी इनका डिफरेंस है 1/7 ऑफ द सम, तो डिफरेंस आ गया 8। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो नंबर पता होना चाहिए। a की वैल्यू हो गई 56 प्लस 8/2। आप कहोगे आपने कैसे लिख दिया, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। a प्लस बी प्लस इज इक्वल्स टू 56 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8, दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया 2a बराबर है 64, तो a बराबर है 32, a बराबर है 32, b बराबर है 56 माइनस 8/2, मतलब कि 16 में से 8 गया 8, 4 का 4 24। ठीक है, अब a हो गया 32, b हो गया 24, a 32 और b 24, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, एलसीएम हो गया इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96, एलसीएम आ गया 96। क्वेश्चन नंबर 26, पी सेल्स एन आइटम टू क्यू एट 50% प्रॉफिट। ये हमसे पूछा क्या, फाइंड द प्राइस एट विच द आइटम परचेज बाय पी, है ना। तो पी ने मान लो p रुपीज़ में खरीदी और क्यू को कितने में बेचा 50% प्रॉफिट में, तो उसको मिला कितना अपने का 150%। इतने में क्यू ने खरीदी, क्यू ने आर को बेचा 60% लॉस पे, तो क्यू को कितना मिला पैसा इसका 40%, 60% लॉस में मिला बेचा तो 40% ही तो मिला। और ये है जितना आर ने पे किया या जितना क्यू को मिला एक ही बात है, तो बराबर 3 2 3 4। समझ आया। काट दो, 2 0 से 2 0 गई, 4 25 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, मतलब ना जाने की 0, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। पी बराबर है 1078 इंटू में 5, 8 5 ज़ा 40 का 4, 7 5 ज़ा 35 और 4 39 का 3, 5 1 ज़ा 5, 5390, 5390 is the right answer. Question number 27. A dealer buys two articles X and Y for rupees 500 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving two successive discount of 50% and 20%, 28% and still earns a profit of इतना। देखो प्रॉफिट दिया है, CP दिया है, तो सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितने है 500 जमा में 958, तो 9 और 5 14 1458 आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अब आप बताइए सेलिंग प्राइस दिए, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट अगर मैं हटा दूँ तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। पहले मार्क प्राइस पे 50% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 50% का डिस्काउंट देने के बाद बचा कितना 50%, फिर 28% का डिस्काउंट दिया तो हमें मिला कितना 72%, और वो सेलिंग प्राइस के बराबर है 1458, 52 ज़ा 100, 236 ज़ा। ठीक है, अब काट दो इसको, ये 6 के टेबल में आ रहा है, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 बचा 2, 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 बचा 1, 6 3 ज़ा 18, फिर 3 से काट दो, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 250 ज़ा 100,
मार्क प्राइस बराबर है 81 इंटू में 50। मार्क प्राइस कितना है? 81 इंटू में 50। तो यही मार्क प्राइस दोनों का सेम था। अब y के ऊपर दिया गया है तो y का सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस बराबर है 81 इंटू में 50 का डिस्काउंट 77% का दिया, तो हमें मिल कितना रहा है? 23%। समझ आया? अब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, SP बाय CP निकाल लो। 81 इंटू में 50 इंटू में 23/100, CP कितना है? 500, गुना में परसेंटेज भी निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। 2 0 से 2 0 कट गया, 50 2 100, ठीक है। तो 5 2 10 नीचे बचा, तो आंसर आया 81 इंटू में 23/10%। कितना मिला आपको CP पर रिटर्न? तो 81 इंटू 23 हम कर लेंगे। 81 23, 3 1 3, 8 3 24, 0 2 1 2, 8 2 16, 3 4 5 6 7 8 1, 186.3% का रिटर्न मिला। 100% हमेशा CP होता है, तो रिटर्न कितना मिला? 86.3%। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 86.3%। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हमें क्या बोले? क्यूब रूट ऑफ 6859 अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ 256 इंटू में 2/57 इंटू में 168। तो ये हो गया। देखो क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना तो बहुत इजी होता है। 3 के बाद लाइन डालो। 9 किसके क्यूब में आता है? 9 के ही क्यूब में आता है। 9 9 से 81, 81 9 से 729, तो यहाँ पे आ गया 9। 6 से पहले किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब होता है ना। 2 का क्यूब इससे ज़्यादा हो गया तो हम लेंगे 1, तो इसका आंसर आ गया 19। 256 अगर आपको याद हो तो 16 का स्क्वायर होता है, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 की पावर 4, तो ये हो गया 4 इंटू में 2/57 इंटू में 168। 19 3 ज़ा 57, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। आंसर आ गया 28। 28 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एट व्हाट रेट पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ? डबल का क्या मतलब है? आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल के हो गया ना, तभी तो डबल हुआ पैसा, ठीक है। 16 साल में कितने इंटरेस्ट रेट पर पैसा डबल हो जाएगा? तो ऐसा ही बराबर है P इंटू आर इंटू T/100। ऐसा ही P है, P इंटू में R कितना है नहीं पता, टाइम है 16 बटे में 100, P से P कट गया, 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100, R बराबर है 25/4, 4 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा सही काटा है ना मैंने, 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100, तो 4 6 ज़ा 24, 6.25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? 16 रेशो 24 इज प्रोपोर्शनल टू 24 रेशो x, ये इसका मतलब है, राइट। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर साथ में x हो रहा है तो बीच वाला 24 डबल लिखा जाएगा। तो 24 इंटू 24 बराबर है 16 इंटू एक्स, इसका यही मतलब है ना, क्योंकि 16/24 बराबर है 24/x, वो ये कह रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यही आ रहा है। सॉल्व कर दो। 8 2 16, 8 3 24, 2 12 24, 12 3 36 बराबर है x। x कितना हो गया? 36। आई होप ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़िए @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।